नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दो ऐसे भाइयों की जो अपनी बुजुर्ग मां का सपना पूरा कर रहे हैं। दरअसल हिमाचल के रहने वाले ये दो भाई अपनी बूढ़ी मां को कांवड़ पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। तो हिमाचल प्रदेश के दो भाई अपनी बुजुर्ग मां का सपना पूरा कर रहे हैं। दोनों भाई अपनी मां को कांवड़ पर बिठाकर तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। बुजुर्ग मां चलने में असमर्थ है, इसलिए दोनों भाई श्रवण कुमार की तरह मां को लकड़ी और कांवड़ के सहारे कंधे पर लेकर निकल पड़े हैं। तीर्थ यात्रा के दौरान दोनों भाई हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने मां राजेश्वरी और मनसा देवी समेत कई मंदिरों और तीर्थों के दर्शन अपनी मां को कराए। हिमाचल के बद्दी से आए तेजपाल ने बताया कि वो 6 महीने तक ऐसे ही पैदल यात्रा करेंगे और चारधाम के साथ अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने भी जाएंगे। और तहसील बद्दी से आए हैं और हम अपनी माता को श्रवण यात्रा करवा रहे हैं। जिस प्रकार त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को करवाई थी, उसी प्रकार हम भी अपने माता पिता को अपने कंधों के ऊपर यात्रा करवा रहे हैं। और इसका उद्देश्य सिर्फ सनातन धर्म को बढ़ावा देना है, उनको समझाना है कि वो हमारा सनातन धर्म ना छोड़ें, अपने सनातन। देश भर में सीएए लागू हो गया है और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी सीएए को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। सीएम धामी ने कहा कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भव्य मंदिर बनाया गया है, उसी तरह से अब बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ है उन्हें भारत की नागरिकता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि यह कानून पीड़ित लोगों के लिए बनाया गया है। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से विकास आगे बढ़ा है, भारत की पहचान देश दुनिया के अंदर बड़ी है, वैश्विक पहचान बड़ी है, मान सम्मान और स्वाभिमान हर भारतवासी का बड़ा है। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और प्रचंड बहुमत से बने। उस क्रम में आज अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और सब लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे रहे हैं। देहरादून से लखनऊ के लिए वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस ट्रेन की सौगात दे दी है। पीएम मोदी ने वर्चुअली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वंदे भारत ट्रेन के ट्रेन यार्ड को फूलों से सजाया गया था। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई बड़े नेता और रेलवे के प्रमुख अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि यह ट्रेन हफ्ते में 6 दिन चलेगी। इस ट्रेन का सबसे ज्यादा फायदा यूपी के पूर्वांचल के जिलों को होगा। साथ ही लखनऊ की ओर जाने वाली उपासना और जनता एक्सप्रेस में यात्रियों का दबाव भी कम होगा। ये ट्रेन देहरादून से चलेगी और हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर और आलमनगर स्टेशन पर रुकेगी। ट्रेन सेवा शुरू होने पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 सालों में देश को एक से बड़ी एक सौगातें दी हैं। लगातार विकास की जो रेल है वो सरपट पटरियों पर दौड़ी है, विकास तेजी से दौड़ा है। उस क्रम में आज 85,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। हम उत्तराखंड के अंदर भी अनेक नई हमारी यहाँ से ट्रेनें प्रारंभ हुई है। लाल कुआं से अमृतसर के लिए हुई है, दिल्ली से देहरादून के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस चली है, टनकपुर से देहरादून के लिए चली है। और आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से वंदे भारत एक्सप्रेस प्रारंभ हुई है। निश्चित रूप से इस ट्रेन के चलने से हमारे दोनों ही राज्य के लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है और बड़ा अच्छा आवागमन होने वाला है। लोग लखनऊ से 8 घंटे में देहरादून पहुंचेंगे और देहरादून से 8 घंटे में लखनऊ पहुंचेंगे। ये बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं, आभार। मंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में सचिवालय पहुंचे। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 का निरीक्षण किया। इस दौरान
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई शिकायतकर्ताओं से बात की और उनकी समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का मकसद जनता को सहूलियत पहुंचाना है। सीएम ने अधिकारियों को तकनीकी समस्याओं को लंबित रखने की आदत छोड़कर समस्याओं के शीघ्र समाधान पर काम करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी भी तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर जनता के बीच पहुंच रही है। साथ ही कार्यकर्ताओं को भी जीत का मंत्र दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी उम्मीदवार अजय भट्ट की अध्यक्षता में लालकुआं के बिंदु खता में सहभोज समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने भी शिरकत की। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने आगामी लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। देखिए, जो जनता ने एक नारा दिया है, आपकी बार 400 पार, जो जन सैलाब उमड़ के आ रहा है जगह जगह। हमारे युवक, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग जिस तरह से मोदी जी के प्रति अति स्नेह से गदगद हैं, तो साफ जाहिर हो गया है कि जो जनता ने नारा दिया है इस बार 400 पार। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने आपका सुझाव हमारा संकल्प अभियान की शुरुआत कर दी है। अभियान के तहत जनता से मिलने वाले सुझावों के आधार पर संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। बीजेपी का यह अभियान उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव तक चलेगा, जिसके जरिए जनता से मिलने वाले सुझावों को पार्टी संकल्प पत्र में शामिल करेगी। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के संकल्प पत्र में आम जनता की सहभागिता जरूरी है, लिहाजा जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी जनता तक पहुंचाई जा रही है। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी है। 5 में से 3 सीटों पर हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। सभी लोकसभाओं में हमारे कार्यालय खुल चुके हैं। उससे नीचे विधानसभा स्तर पर कार्यालय खुलने की प्रक्रिया चल रही है। मैं समझता हूँ 1-2 दिन के अंदर सभी विधानसभाओं में हमारे चुनाव कार्यालय खुल जाएंगे। जगह जगह पर हमारी मोदी की गारंटी विकसित भारत संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी लाने वाली है चुनाव के लिए, उसके लिए जनता के प्रत्येक वर्ग से सुझाव लिए जा रहे हैं, जगह जगह बैठ के करके। कल भी, परसों भी, देहरादून में भी, हरिद्वार में भी मजदूरों के साथ, रेहड़ी पटरी वालों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, उद्योगपतियों के साथ, व्यापारियों के साथ, शिक्षकों के साथ, इस प्रकार के हर वर्ग के, महिलाओं के साथ, हर वर्ग के लोगों के सुझाव लिए जा रहे हैं और सभी वर्गों में बड़ा उत्साह है अपने सुझाव। अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए अंकिता के माता पिता धरने पर बैठे हुए हैं। अंकिता के माता पिता के उस धरने को अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियां भी धरने का समर्थन कर रही हैं। कांग्रेस नेता और गौचर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष मुकेश नेगी भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी से आगे बढ़कर नहीं सोच रही है, जबकि उस तरह की घटना पूरे उत्तराखंड के लिए शर्मनाक बात है। लेकिन अंकिता को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे पत्रकार आशुतोष नेगी को ही सरकार ने जेल में डाल दिया है। धरना प्रदर्शन में पहुंचे सभी लोगों ने अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द इंसाफ देने की मांग की है। वास्तव में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और आप पार्टी से पहले एक इंसान हो, एक मानव हो और मानवता आपके अंदर नहीं रहेगी, ये सच्चाई है। आप पार्टी लीग से बाहर आना नहीं चाहते। देखिए, हम सब लोग इंसान हैं और आज पहाड़ की बेटी जो भारतीय जनता पार्टी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, उस की सरकार में आज उनके ही सरकार के नुमाइंदे के द्वारा अंकिता के साथ ये जघन्य अपराध किया गया और आज उसी पर पर्दा डालने के लिए सरकार के लोग जो है इस अपराध को छुपाने का काम कर रहे हैं और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने पहले ही कहा कि मानवता नाम की कोई चीज रह नहीं गई है। आप पार्टी लाइन से बाहर आना नहीं चाहते।
कैसे तो ये लोग हैं, इनके घर में माँ नहीं है, माँ की ममता कहाँ मर गई है इन लोगों की। वो माँ 13 दिन से यहाँ पे बैठी, हम लगातार 13 दिन से यहाँ पे बैठे हैं और हमें यहाँ पे कोई भी सहयोग नहीं मिलता है। औरतें दूसरे कार्यक्रमों में जा रही हैं, लेकिन एक बार यहाँ पे उनका साथ देने नहीं आ रही है। बेटी उनकी सिर्फ उनकी बेटी नहीं है, वो कल को आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। अगर आप आज उनकी जी मजदूरी करोगे, गुलामी मैं कहूँगी, हमारे देश को आज़ाद कर दिया, हमारे उत्तराखंड को आज़ाद कर दिया, बट यहाँ के लोगों की मानसिकता कब आज़ाद होगी? कब तक आप लोगों के बोले हुए कदमों पे चलोगे, उनके इशारों पे नाचोगे? अरे कभी तो सही के लिए आवाज़ उठाना सीखो। अगर आप आज नहीं उठाओगे आवाज़, तो आपका ये जो प्रदेश है उत्तराखंड, ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कोई भी मनुष्य ना उत्तराखंड में अपना जन्म लेना एक एक वरदान से कम नहीं समझता है ना। पर यहाँ पे जब से 2 साल से केस हो रहा है, अंकिता बहन के साथ भी यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई है, तो हम इसको ना अपना दुर्भाग्य ही समझते हैं, क्योंकि आज की डेट में ना बेटियाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। गढ़वाल को उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, पर ये किसी उससे देवभूमि नहीं रह गया है। कल का 13वां दिन है और सबसे पहले हमारी माँ का कॉल रिकॉर्डिंग और लोकेशन निकाली है और जो परोपकारों पर सरकार द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर शिकायत धरना उठाया रखा था। और जो हमारा साथ दे रहे हैं, उनका जो आंसू निधि जी हैं, उनको एक साजिश के तहत उनको 5 मार्च को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस द्वारा 5 तारीख को इस ढंग से उनका साजिश के तहत अपहरण किया गया कि एक तो सिविल भर्ती में थे और 3 ऐसे पुलिसकर्मी थे कि उनके भर्ती में जो बैग हटा दिया गया और आर्ट ऑफिस गए तो उसने आंसू निधि और अपनी गाड़ी का लाइसेंस। दिन में बात टिहरी के नरेंद्र नगर की भी कर लेते हैं, जहां जाजल शिवपुरी मोटरमार्ग का निर्माण कार्य अधर में है। तो जाजल शिवपुरी मोटरमार्ग का निर्माण कार्य अधर में है और लोग प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। दरअसल 23 किलोमीटर लंबे जाजल शिवपुरी मोटरमार्ग की शुरुआत कटिंग दोनों छोर से 17 किलोमीटर तक की जा चुकी है, लेकिन पर्यावरण का डंगा लगाकर बीच के 6 किलोमीटर के हिस्से की कटिंग कई सालों से नहीं की गई है, जिससे नाराज हेवल घाटी के कई गांवों के लोगों ने जाजल में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की भी चेतावनी दी। धरना प्रदर्शन के दौरान पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत और यूकेडी के केंद्रीय सचिव सरदार सिंह पुंडीर समेत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और सरकार पर ग्रामीण इलाकों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। हमारे जनप्रतिनिधियों ने वहां पर ठोस पैरवी नहीं करी। एक भी सवाल हमारे सांसद ने इस मामले में न तो लोकसभा में उठाया, न हमारे विधायक ने जो है विधानसभा में उठाया। सिर्फ जो है लोगों को गुमराह कर रहे हैं। किसी को कह रहे हैं कि साहब इसलिए नहीं हो रही, किसी को कह रहे हैं इसलिए नहीं हो रही, जबकि ये इनकी नाकामयाबी और इनके नकारेपन के कारण जो है ये रोड जो है कैंसिल हुई है। आज जनता जो है मजबूर होकर जो है धरने में बैठना पड़ रहा है। डबल इंजन का, यहाँ तो ट्रिपल इंजन बने हुए हैं। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक जो है पूरे एक ही पार्टी के हैं, लेकिन उसके बावजूद आज ये हालत हो रखी। लोगों को अपना काम धाम छोड़ के यहाँ खेती पर और अपने पशुओं पे जो है लोग आजीविका का मुख्य साधन है, उसी पे जीते हैं, लेकिन आज उन सब चीज़ों को छोड़ के जो है उनको यहाँ धरने में बैठना पड़ रहा है। जो 7 किलोमीटर निर्माण शीघ्र नहीं किया जाता तो लोकसभा चुनाव 2054 में दोगी पट्टी, कुचनी, धमांसी और अकरियार इस क्षेत्र की समस्त महिला पुरुष वह इसका चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ये हम सब लोगों का कर्मी कंसर यहाँ पे जारी किया जा रहा है। आज मजबूरी है हमारी यहाँ आने की, क्योंकि कई दिनों से मैंने देखा, कई महीनों से मैं पहले यहाँ शिवपुरी में भी हमने आंदोलन किया कि रूपरेखा तय की थी, वहाँ पे भी हमें आया था। पर आज जो है 2006-07 की जो स्वीकृत रोड और 13-14 में ये जो है 7 किलोमीटर नीचे से बनी, 10 किलोमीटर यहाँ से बनी, 17 किलोमीटर तैयार होने के बावजूद बीच में क्यों छोड़ा गया? ये हम लोगों के लिए अन्याय की बात है, सोचनीय बात है कि हमारे ज़मीन तो काट दी गई नीचे से और ऊपर से, जो हमारी ज़मीन थी, और बीच में छोड़ दिया गया। यदि इनको बीच में छोड़ना ही था तो इन्होंने पहले हमारी ज़मीन क्यों काटी? तो आज ये हम वादा करते हैं और इन लोगों को आश्वासन है कि पूरा दोगी पट्टी इनके साथ है और ये रोड को जब तक क्लियर नहीं हो जाती, सरकार इस पर अमल नहीं करती या सरकार इसकी स्वीकृति नहीं देती, तब तक हम आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। रोड के बारे में है, हम जब तक हमारी रोड पूरी नहीं हुई तब तक हम धरने पे हम बैठे रहेंगे। अपने बाल बच्चों छोड़े, सरकार जिम्मेदार होगी हमारी सरकार बच्चों के लिए, हमारी गाय भैंस के लिए। हम गरीब आदमी हैं, गांव में हमारे अधूरी रोड कट गई, आधा छोड़ा, हमने खेत भी दिए, हमारी पुल भी टूटी, हम दोनों तरफ से हम नीचे से हमको क्या करें, हम यहाँ से हैं
हमारे तो कोई पानी भी नहीं है हमारे खेतों में। हमारी रोड पूरी खेत दी, हमने अपनी नहर दी काटने के लिए, फिर हमारे दूर में लटका दी, बीच में लटका दी। थोड़े से रोड हमारे 7 किलोमीटर रोड कटने में रह गई। बाकी हम तो यहीं बैठे रहेंगे तब तक हम वोट नहीं देंगे, तब तक वोट नहीं देंगे। नरेंद्र नगर के बरखियाना में भी लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यहां लोग बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल बरखियाना में आर्मी कैंप से गुजरने वाली सड़क और पैदल रास्ते पर सेना के अधिकारी पिछले 3 सालों से बेवक्त रोक देते हैं, जिससे लोगों में नाराजगी है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी ने सड़क और पैदल रास्ते पर मरम्मत और डामरीकरण का काम रोक दिया है। साथ ही ग्रामीणों का आरोप है कि 45 एकड़ जमीन के बजाय आर्मी ने ग्रामीणों के चारा पत्ती और गौ चुगान की जमीन हत्या ली है। आरोप है कि 130 करोड़ से ज्यादा की जमीन पर कब्जा किया गया है, जिससे ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस मामले को लेकर कई बार स्थानीय प्रशासन और फौज के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की बैठकें भी हुई हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका है। अब ग्रामीणों ने समस्याओं का जल्द समाधान न होने पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। आर्मी द्वारा जितनी बार भी हमारी वार्ता हुई है, इन्होंने कहा है कि कभी आधार कार्ड के नाम से रास्ता रोक देते हैं, कभी हेलमेट के नाम से रास्ता रोक देती है आर्मी। सभी चीज़ें आर्मी को देने के बावजूद भी हम लोगों को आने जाने में बड़ी दिक्कत करती है आर्मी। 2019 से पहले की जितनी भी आर्मियाँ रही हैं नरेंद्र नगर में, कभी इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई हैं। हम लोगों को आने जाने में बिल्कुल छूट थी, कोई हेलमेट नहीं मांगा जाता था, कोई कागज पत्र, कोई आधार नहीं मांगा जाता। अब जो ये आर्मी आई है, ये बार बार हम लोगों को, गांव वालों को, सभी को परेशान कर रही है। 8 बजे बाद बिल्कुल बंद कर देती है रास्ता, कि ना तो कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। ये रास्ता तो इनका मूल अधिकार है, ये रास्ता तो इनको मिलना चाहिए। मिलना क्या है, ये तो पहले का रास्ता है। तो जब ये लोग गाँव बसा होगा तभी तो यहाँ सड़क बनी होगी, रोड बनी और रास्ते बने होंगे। ये आज कोई नई बात नहीं। और जो ये आजकल की वर्तमान शासन व्यवस्था है, इसकी वजह से जो दिक्कतें आ रही हैं, यहाँ पे जो मिलिट्री वालों ने जो कब्जा बनाए हुए हैं, तो ये शासन व्यवस्था की कमी है। यहाँ पे जो ये तहसील स्तर के जो प्रकरण है, तो ये तहसील स्तर इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए था। तो हम तो समर्थन करने इनका आर्ग है कि जब तक ये रास्ते जो हमारे पूर्व के भांति थे, पूर्व के यथावत रखा जाए। इस मामले में मैं बोलना चाहूँगा कि हमारा पैतृक रास्ता है और आर्मी को 45 एकड़ ज़मीन आवंटन है। इन्होंने 150 एकड़ ज़मीन आर्मी को दे दी और हमारे लोगों को रात को नहीं जाने दे रहे, बीमार को नहीं आने दे रहे। अभी पुनील जी ने कहा कि मेरी पत्नी को बिच्छू ने खा दिया। रात को आर्मी वालों ने गेट नहीं खोला। सारे लड़के प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ होमगार्ड में हैं। लड़कों की रात दिन समय समय पे छुट्टियां होती है, वो सब कोई घर नहीं जा पा रहे हैं। और तत्कालीन उप जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा जी ने उनको लिखा है कि ये उत्तराखंड सरकार की भूमि है, इस भूमि पे आप कोई प्रतिबंध नहीं करेंगे। और ये लोक निर्माण बुलेटिन में बात सतपुली की भी कर लेते हैं, जहां सड़क पर मलबा आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल जयहरीखाल में रैतपुर देवडाली गुमखाल मोटरमार्ग पर रैतपुर के पास इस सड़क के ऊपर दूसरी सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका मलबा आने से ये सड़क बाधित हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक मरीज को रास्ता बंद होने की वजह से उनके परिजन 3 किलोमीटर पैदल चलकर ले गए। लोगों का कहना है कि मलबा आने से आए दिन ये सड़क बंद हो जाती है। मामले की जानकारी कई बार विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को भी दी गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। सड़क का मामला है रैतपुर का, और पहले हम दादी को पकड़ के लाए हैं, पकड़ के, और जो वहाँ की रोड है रणकोट की, उसका मलबा वहाँ आ रखा हमारे रोड पे। और हम देवडाली के हैं और सतपुली के बीच की रोड है, इसलिए हमें समस्या हो रही है जाने में। अब दादी की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि हम लेके कहा जाए ना, हमारे रहने का ठिकाना है ना कहीं। और शिकायत नहीं करी क्या पीडब्ल्यूडी से? हमने कितनी बार शिकायत की, उन्होंने कोई वो की ही नहीं। कितनी बार बोला हमने, उन्होंने किया ही नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने बोला एक परिवार है, क्या करना। और वहाँ से आज वहाँ तक आती है मशीन, अब उससे आगे नहीं आती। कितने लोग हैं वहाँ पे गांव में सब? नीचे गांव में, हाँ, जहाँ तक सड़क जानी है, कितने लोग वहाँ पे 4-5। एक रैतपुर। आपका राज्य आपकी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।